नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज़ लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले 2 दिनी G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। राजनीतिक पंडित और मीडिया इस सम्मेलन पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। सभी अपने अपने ढंग से ये आकलन करने में जुटे हैं कि आखिर कितना कामयाब होगा ये G20 सम्मेलन का मोदी मिशन। प्रधानमंत्री एक खास एजेंडे के साथ इस G20 सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री को 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में बाकी देशों के सामने रखेंगे, लेकिन मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर है ब्लैक मनी। चलिए जानते हैं मोदी के G20 मिशन का एजेंडा क्या है और प्रधानमंत्री के सवाल क्या है। मोदी का G20 मिशन, ब्लैक मनी पर होगी चोट, कितना कामयाब होंगे मोदी। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पैर रखने के बाद से ही ठीक अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी नमो नमो की धूम है। 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत मिला है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। लेकिन इस सब से दूर मोदी का पूरा ध्यान अपने एजेंडे पर लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 15 और 16 नवंबर को 2 दिनी G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। चलिए हम आपको दिखा और बता देते हैं कि मोदी ने G20 सम्मेलन के लिए क्या एजेंडा तैयार किया है। ब्लैक मनी और टैक्स चोरी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सस्ती ऊर्जा हासिल करने के लिए माहौल बनाना, बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर, G20 देशों के बीच बेहतर व्यापारिक रिश्ते बनाना। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो नरेंद्र मोदी कल से ब्रिस्बेन में शुरू हो रहे G20 सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर देशों के सामने उठाएंगे। लेकिन सभी मुद्दों में मोदी की प्राथमिकता ब्लैक मनी को हिंदुस्तान में वापस लाने के लिए सदस्यों देशों के साथ कानूनी प्रक्रिया को लचीला और पारदर्शी बनाने पर होगा। कहा जा सकता है कि मोदी मजबूत इरादों के साथ दुनिया के नक्शे पर पग दर पग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी के लिए सवाल भी हैं। G20 में भारत को कितना मजबूत कर पाएंगे मोदी? ब्लैक मनी पर सदस्य देशों को भरोसे में ले पाएंगे मोदी? सस्ती ऊर्जा भारत को दिलाने में कामयाब हो पाएंगे मोदी? भारतीय मीडिया और जानकार लोगों की नजरें इन्हीं सवालों के साथ मोदी पर लगी हुई हैं। लेकिन एक दिन पहले ही WTO में खाद्य सुरक्षा के मसले पर अमेरिका को झुकाने के बाद मोदी का रुतबा दुनिया भर में बढ़ा है। इससे भारतीयों के बीच भी अच्छा मैसेज गया है और उनकी मोदी में विश्वसनीयता बढ़ी है। बहरहाल अब देखने की बात यही होगी कि G20 सम्मेलन से भारत के लिए मोदी क्या बटोर पाने में कामयाब रहते हैं। मनीष शर्मा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है मोदी का ये विदेशी दौरा, जिसमें वो 3 देशों की विदेश यात्रा कर रहे हैं। आसियान सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं और अब G20 की बारी है और प्रधानमंत्री को मैन ऑफ एक्शन का खिताब दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा साहब ने। बहरहाल इस मुद्दे पर, इस विदेश यात्रा से भारत को क्या हासिल होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की नेता दीपिका शर्मा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर ललन प्रसाद हमारे साथ हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और राजनीतिक और डिप्लोमेसी पर पैनी नज़र रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जयकांत मिश्रा हमारे साथ हैं और सुरजीत दास गुप्ता भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे
हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले दीपिका जी से जानना चाहूँगा। दीपिका जी, कितनी उम्मीदें हैं इस दौरे से? जिस तरह से मैन ऑफ एक्शन का खिताब मिला, एक बड़ी तारीफ़ है प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका की तरफ से। और दूसरा अहम फैसला ये भी हुआ कि भाई जो फूड सिक्योरिटी बिल का हमारे अमेरिका पहले विरोध करता था, वो विरोध अब नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि पिछली सरकार की शुरू की हुई योजना है, लेकिन योजनाएं तो सरकार आगे चलाती हैं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देख रहे हैं और आगे क्या उम्मीदें हैं? यूसुफ साहब, मैं समझती हूँ कि मोदी जी की सरकार हमारे देश में जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसका एक प्रेरोगेटिव होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिस प्रकार से दुनिया देश को देखती है और जिस डिग्निटी, जिस इज़्ज़त और जिस ताकत के साथ दुनिया हमको देखती है और जो हमारा लेवल है, मैं समझती हूँ अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हमारी सरकार को बने हुए, और जिस प्रकार से आपने देखा कि वो चाहे सार्क के देश हों, चाहे उनकी अमेरिका की विज़िट हो जहाँ पे यूएन जनरल असेंबली में मोदी जी की स्पीच हो, चाहे मेडिसन स्क्वायर में उनकी स्पीच हो, चाहे उनकी जापान की यात्रा हो, चाहे जब चीन के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, हमारे देश में आए। और मैं समझती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ द परसेप्शन ऑफ इंडिया टू द आउटर वर्ल्ड एंड इन टर्म्स ऑफ द मैसेज जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर से दिया कि कम एंड मेक इन इंडिया। तो ये जो फॉरेन विजिट्स चल रही हैं, ये उनका एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए हमको ना केवल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बल्कि हमको जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो टेक्निकल स्किल है और जो कंपनीज है, हमको चाहिए कि वो भारत में आए और भारत के वो तो बात आपकी सही है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो G20 में जा रहे हैं, यहाँ से क्या हासिल होगा? देखिए, G20 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है विश्व का, और बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ उसका हिस्सा हैं। और जिस प्रकार से जो विश्व के बड़े लीडर्स हैं वो मोदी जी को देखते हैं कि ही इज़ अ डायनामिक मैन एंड ही इज़ वन मैन। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देखिएगा कि कुछ इस प्रकार से दुनिया की इकोनॉमी जा रही है कि डेवलपिंग नेशंस में से भी जो इमर्जिंग लीडरशिप आई है, वो उनमें इंडिया की जो लीडरशिप है आज उसका बहुत बड़ा डंका है। तो मैं समझती हूँ कि अभी आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि ओबामा जी ने अभी 2 दिन पहले उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ हैं वो, और जो कहते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा वो करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि G20 नेशंस जो समिट है इसमें ये बहुत अहम है, और मैं समझती हूँ कि ये भारत के लिहाज से और जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स आनी है, जिस प्रकार से हमारे ट्रेड के एग्रीमेंट्स होने हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होने हैं और जो डायलॉग्स होने हैं, उसमें मैं समझती हूँ बहुत अहम एक मील का पत्थर है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दीपिका जी ने कहा उससे कितना मुत्तफिक आप हैं? और ऑस्ट्रेलिया का अपने आप में 5 दिन का दौरा मोदी जी का है, वहाँ एक मोदी एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है जो 5 दिन तक चलेगी, उनकी रैली भी सिडनी में होगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि 16-17 हज़ार लोग उसके अंदर होंगे। तो किस तरह का समा बनाने की कोशिश है ये? मुझे याद आता है 1998 में जब हमने पोखरन का जो एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा पोखरन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाले तमाम देशों में सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया था। और उस बात पर काफ़ी हंसी आ रही थी हम लोगों को, क्योंकि उस ज़माने में हालांकि बहुत ज़्यादा पीछे हमें जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे ट्रेड बहुत कम हुआ करते थे, और उस सैंक्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान ज़्यादा हुआ, हमें न के बराबर हुआ। तो ये ऑस्ट्रेलिया को महसूस होना और पागलपन की हद तक चले जाना कि मोदी जी के नाम से ट्रेन चलाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ तक G20 का सवाल है, ये मुझे लगता है कि विश्व का भविष्य है, क्योंकि G7 ग्रुप जो है उसके जो मेंबर्स हैं, मुझे अगले 20-30 साल में उनका डिक्लाइन नज़र आ रहा है, और G20 के जो मेंबर्स हैं इनका उत्थान नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं इसको विश्व का भविष्य मानता हूँ। जहाँ तक ब्लैक मनी का सवाल है, मेरा ये ब्लैक मनी पर हम चर्चा करेंगे। जयकांत जी, आप किस तरह से देखते हैं जो एक ऑरा बना है इस विदेश यात्रा के बाद आसियान में, खास करके लगता है कि काफ़ी कुछ मिला है, और अब ऑस्ट्रेलिया G20?
नहीं, देखिए ये बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि एक ग्लोबल मार्केट में एक हमारा भारत का एक अच्छा परचम लहराएगा। लेकिन मेरा एक दूसरा दृष्टिकोण भी है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत भारतीय भी रहते हैं जी, और बहुत सारा एनआरआई हिंदुस्तान से वहाँ पे कोने कोने में रहते हैं, और एक वहाँ पे एक सुरक्षा का भी मसला है। वहाँ पे काफ़ी पहले ये देखा गया था कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो जो भारतीय लोगों को पसंद नहीं करते हैं, या कुछ क्षेत्रों के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात भी वहाँ पे मेलबर्न पिछले कुछ बिल्कुल समय बिल्कुल ऐसे हैं वहाँ पे, और ये बहुत बड़े लेवल पे देखा ज्यादा गया था। पुरानी बात नहीं, हाल ही में 2-3 साल पहले पुरानी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक चुनौती है, और मुझे लगता है कि जैसे अमेरिका के साथ हमारा एक सुरक्षा का मसला है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक सुरक्षा का मसला। वो बात अलग है कि अभी हालात बदले हैं और समय बदला है और सरकार बदले हैं, नेता बदले हैं, तो हो सकता है कि वहाँ का विचार भी बदले, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ के भारतीय के साथ, जैसे अमेरिका में गए थे तो पूरे भारतीय अमेरिकन एनआरआई के साथ में पूरा अमेरिका ने भी साथ दिया, वैसे ऑस्ट्रेलिया में एनआरआई के साथ ऑस्ट्रेलियन भी साथ में देंगे। क्योंकि एक जब बड़े स्तर पे एक जब सामूहिक सरकार का एक संबंध अच्छा बनता है तो लाजमी है कि उसका उत्तर भी अच्छा ही होता है। तो ये देखना कि क्या वहाँ पे आता है वो तो बाद में समीक्षा की जाएगी, लेकिन एक ये चुनौती है जो सुरक्षा को लेकर के मद्देनजर भारतीयों को लेकर के मोदी साहब को ये चिंता उनके सामने एक चैलेंज भी करना होगा। प्रोफेसर साहब, 10 दिन 3 देशों की यात्रा, जिसमें 20 द्विपक्षीय यात्रा होंगी, 40 राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे, बहुत हेक्टिक है। इसमें कोई संदेह नहीं, और मैं समझता हूँ कि भारत के प्रति जो दुनिया का परसेप्शन है बदल रहा है जी, और विशेष रूप से जो बड़े राष्ट्र हैं जिनका विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा स्थान है, अमेरिका है, चीन है और जो राष्ट्र हैं, उनको भी अब शायद ये समझ में आने लगा कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, आर्थिक शक्ति भी है, और विश्व की राजनीति में भी भारत अब जिस तरह से पहल कर रहा है तो इसका लोहा धीरे धीरे वो मानने लगे हैं। और इसमें संदेह नहीं कि मोदी जी की ये जो लोकप्रियता बढ़ी है, ये उनकी जो नीतियां हैं और जो स्वयं कठिन परिश्रम करके और एक जो भारत के भविष्य का विज़न वो दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, वो बड़ी सफलता से उन्होंने रखा है। और देखिए, जब म्यांमार में भी अभी थे उन्होंने, तो काफ़ी दिनों से म्यांमार से भारत के संबंध खराब रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री भी इसके पहले मनमोहन सिंह जी गए थे, उसके पहले तो 20-25 साल तक कोई प्रधानमंत्री भी भारत का वहाँ नहीं गया। पड़ोस का देश है, उसके साथ हमारे कोई संबंध ही नहीं रहे, जबकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे 3-4 राज्य हैं जिससे उसकी सीमाएं मिलती हैं, और फिर वो एक ऐसा देश है। हालांकि पिछली सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी, लेकिन अब उस लुक ईस्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज किया है। वो तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? इससे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो बात सिर्फ हवा में होती रही और कोई कंक्रीट प्लान इसके लिए तैयार नहीं किए गए थे। लेकिन अब कम से कम प्रधानमंत्री उस ओर स्वयं ध्यान दे रहे हैं, और जिस तरह से वो आगे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं उससे लगता है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अब जो थाईलैंड से और बर्मा से होते हुए और भारत के अंदर जो राजमार्ग है वो धीरे धीरे काफ़ी कंप्लीट हो रहा है। मेरा ख्याल 2016 तक तैयार हो जाएगा जी। इसके बाद इन देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, और उसमें हमारे जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं इनको बहुत फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारी जो विदेश नीति है वो एक नए युग में प्रवेश कर गई है। अब ये एक्शन ओरिएंटेड हो रही है। ठीक है, पॉलिसी पिछली सरकार ने भी किया था, लेकिन पिछली सरकार ने बहुत लेट किया। अगर 60 साल तक वही सरकार रही, ऑलमोस्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या उससे सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, और बर्मा को हमने नेगलेक्ट सिर्फ इसलिए कर लिया था कि वहाँ मिलिट्री शासन हुआ करता था। वहाँ कोई भी शासन हो, लेकिन हमें तो अपने देश के इंटरेस्ट को देखना था, ये नहीं देखना था कि प्रजातंत्र या डिक्टेटरशिप कुछ भी। चलिए प्रोफेसर साहब, हमने इग्नोर किया कि लुक ईस्ट पॉलिसी जी जो और ऑस्ट्रेलिया की बात जैसे आपने कही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो भारत का परसेप्शन है वो चेंज हो गया। देखिए, यही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से जो भारत को इतनी गालियां दिया करते थे, लोग भारत को बदनाम किया करते थे। वो दिन भी याद है कि जब भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उसका बहिष्कार, कैसी बातें इन्हीं लोगों ने की थी, और अब वो मोदी एक्सप्रेस चलाने के लिए तैयार हो गए। और ये मोदी एक्सप्रेस वाली बात पार्शली तो ये भी ठीक है कि इंडियंस बहुत हैं और धीरे धीरे इंडियंस का प्रभाव वहाँ बढ़ रहा है,
तो एक तो ये फैक्टर है कि मोदी एक्सप्रेस चलाई जा रही है, और दूसरा ये फैक्टर है कि ऑस्ट्रेलिया रियलाइज़ करता है कि भारत अब वो भारत नहीं है जो 1998 में था। चलिए प्रोफेसर साहब, बहुत सही बात है, मुद्दे पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मोदी जी ने कहा कि साहब उनका जो एजेंडा है, प्राथमिकता है, वो काला धन है। लेकिन दीपिका जी, काला धन को लेकर के तो ऐसा लगता है कि गुब्बारा जो है वो फुस होता नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं यूसुफ साहब, आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार का गठन हुआ था तो पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ऑर्डर कर दिया था। वो तो एक मजबूरी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 28 तारीख तक आपको बनानी है। और पहली मनमोहन सरकार ने इसलिए नहीं बनाई थी कि चुनाव चल रहे थे और यूपीए सरकार ने फैसला किया था कि नई सरकार इस पर फैसला करेगी। तो चूंकि म्याद खत्म हो रही थी, ये 26 तारीख को ओथ हुई, उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग और उसमें वो फैसला किया, तो उसके अंदर तो कोई क्रेडिट लेने वाली बात मेरे ख्याल में लगती नहीं है यूसुफ साहब। परंतु हमारे मैनिफेस्टो में है, हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारा देश के साथ वादा है कि हम ब्लैक मनी को ज़रूर लाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर जी ने यही बात, जब उन्होंने मन की बात करी ऑल इंडिया रेडियो पे, तब उन्होंने विशेष चर्चा ब्लैक मनी की करी। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि हमारी सरकार जो है वो कंप्लीट रूप से प्रतिबद्ध है और देश को हमारा वादा है कि हम काले पैसे को, काले धन को हम लेके आएंगे। साथ ही साथ में उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे इस मुद्दे के ऊपर इस पे चर्चा होगी। और मैं समझती हूँ G20 में जो उनकी इतनी सारी बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं और वो इतने सारे लीडर्स के साथ मिल रहे हैं, तो काला धन एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सुरजीत साहब, दीपिका जी कह रही खैर वो पार्टी लाइन पे जाएंगी, लेकिन अभी जो बात हुई काला धन पे, जो भी प्रोग्रेस हुई है, बीजेपी का वादा था कि साहब हम 100 दिन में लेकर आएंगे, या कई बार ये बात कही जाती कि साहब खुलासा करेंगे किस किस के पास है, लेकिन नाम का खुलासा तो हुआ नहीं। और जो 3 नाम सामने आए भी, वो भी बुमरैंग होता नजर आ रहा है। अब खबरें ये आ रही कि साहब 300 खातों में तो पैसा ही नहीं है, और 122 जो खाते हैं वो डबल लिखे हुए हैं लिस्ट के अंदर। तो सब क्या गड़बड़ झाला चल रहा है? जो कमिटमेंट बीजेपी दिखाती थी चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, क्या वो है अभी बाकी? एक तरफ तो ये बात सच है कि 2009 के चुनाव से पहले भी आडवाणी जी ने भी वादा किया था कि ये ब्लैक मनी उनका एक मुद्दा रहेगा बहुत बड़ा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पिछले 3 साल में एक्टिविज्म का एक दौर चला, और उस एक्टिविज्म का वो जो दौर था वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ जनमानस में कि उस वजह से चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे स्वामी अग्निवेश हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों ने सब मिलकर इतना हंगामा मचाया कि एक ऐसा मिथक तैयार हो गया, जो मिथक आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए, हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद है, उनसे आप बात कर सकते हैं, ये एक गलत धारणा है कि अधिकांश जो मतलब ज्यादा हिस्सा है ब्लैक मनी का वो विदेशों में है, ज्यादा हिस्सा हमारे ही देश में है। सबसे ज्यादा तो रियल एस्टेट में है, उसके बाद बुलियन ट्रेड में है, फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज में है। तो इन सब जगहों पर चूंकि वो जो एक मिथक तैयार हुआ था कि इतना सारा पैसा देश के बाहर चला गया, देश के बाहर कब गया था? इंदिरा गांधी के जमाने में, जिस वक्त की 97-98% टैक्स देना पड़ता था, तो कौन देश में पैसा रखता? सबके सब बाहर भेज देते थे। लेकिन आज के दिन आप देखिए, कहीं पर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि देश में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, तो यहाँ आपका काला धन जितना जनरेट हो सकता है रियल एस्टेट वगैरह में, उतना विदेश में जनरेट नहीं होगा। इसलिए कोई मूर्ख ही होगा कि अधिक पैसा वो बाहर रखेगा, वो तो इस देश में ही रखेगा। अब इस देश में जो ब्लैक मनी जनरेट होता है, वो जिस प्रकार इलेक्शन वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, इस लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उन लोगों पर हाथ लगाएगी। और जहां तक खाते का खाली रहने का सवाल है कि कई खाते हैं उसमें तो पैसे ही नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपके खाते हैं और वो अगर अनडिक्लेयर्ड है, मतलब कभी ना कभी आपने तो घोटाला किया ही होगा, भले ही आज नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि मैंने कल मर्डर किया था, आज से मैंने मर्डर करना छोड़ दिया, तो इसलिए मुझे माफ कर देना चाहिए, वो कोई बात नहीं हुई। लेकिन सबसे ज्यादा बात यह है कि इस सरकार में ये सत साहस होना चाहिए। नहीं, सवाल ये था कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे थे, चाहे वो बाबा रामदेव की तरफ से हो, चाहे बीजेपी के मैनिफेस्टो में ना रहे हो, लेकिन बीजेपी के नेता जो मंच पे खड़े होकर बताते थे कि इतने लाख करोड़ विदेशों में जमा है, तो अब जो खाते सामने आ रहे हैं, चुनावी फायदा पहुंचता था। हाँ, तो अब साबित हुआ कि जो दावे किए जाते थे उतने लाख करोड़ रुपए नहीं है वहाँ पर। यूसुफ साहब, ये कहना बहुत आसान है कि दावे करते थे, चुनावी फायदा होता था।
आप देखेंगे कि जो हमने जनता को कहा है, हम उस पर बहुत सीरियस हैं और सरकार उस पर बहुत सीरियस है। जी, ये मीडिया का कहना है, पत्रकारों का कहना कि भाजपा ने तो वोट ले लिए और उस पर हरकत नहीं हो रही। हमारा कहना नहीं है, ये तो एक जो बात हो रही है, जो मन की बात की आपने बात की, मोदी जी ने मन की बात में कहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे पता नहीं कि कितना पैसा विदेशों में है, लेकिन जितना है मैं उसकी पाई लेकर आऊंगा। लेकिन भाजपा ने अब तक इस बात का भी साफ साफ जवाब नहीं दिया जो दलील राम जेठमलानी जी ने कोर्ट में रखी कि डीटीएए के सहारे ये पैसे वापस लाने का रास्ता जो है वो तो कांग्रेस का रास्ता है और वो नाकाम रही थी, तो आप उसी रास्ते में क्यों जा रहे हैं? जी नहीं, देखिए डीटीए की जो ट्रीटी थी वो 1995 में कांग्रेस ने अगर साइन कर दी और आप प्रतिबद्ध हो गए कानून के प्रति, और अगर आपने डीटीए को फॉलो किए बगैर आपने नाम एक्सपोज कर दिए, तो कहीं ना कहीं पे वो आगे के नाम आपको मिलेंगे। जयकांत जी, ये तो 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ये टीटी तो तब भी मौजूद थी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इससे पहले सत्ता में रह चुके हैं। चाहे 98 की बात करें, 99 6.5 लगातार रहे सत्ता में और 13 दिन की सरकार अलग तो पता होगा ना। एक मिनट जयकांत जी से मैं लेता हूँ रिएक्शन। मैं एक मिनट ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार सीरियस और प्रतिबद्ध नहीं होती तो प्रधानमंत्री को, हमको तो 282 सीट लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ऑल इंडिया रेडियो में देश को ये हम कहां कर रहे हैं? सही बात है, हम बहुत सीरियस है इस मामले में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, ये बात कर रही है कि सत्ता में आए, आप सत्ता में आए कैसे, इस पे बात हो रही है ना। आप सत्ता में आए कैसे? आप कह करके आए कि काला धन है, आप कह करके आए कि भ्रष्टाचार है, आप कह करके आए कि महंगाई है, तो आप तो हर पैमाने पे तो सरकार सफल हुई है। दीपिका जी सुन लीजिए, बोलने दीजिए। क्या आलू प्याज टमाटर के पैसे कम हो गए? जैन जी आप तो अखबार में नहीं पहले पढ़ते, सुन लीजिए, क्या इन्फ्लेशन कम हुई है? आप पहले पूरी बात सुन ले तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। उत्तर हमारा कहने का मतलब है कि जो पैसे आलू प्याज टमाटर जो गरीब लोग खाते हैं, क्या इनके पैसे कम हो गए? क्यों नहीं कम हुए? आप फिर आप सुन लीजिए, किलो चल रहा है। दूसरा चीज ये है, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये देश के अंदर में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि कई लाख करोड़ का कोयला का हो गया, इनका हो गया, यूरिया का हो गया, दिल्ली सरकार का हो गया, उसने कॉमनवेल्थ में ले लिया। आप एक बात बताइए कि इतने दिन के अंदर 8 महीने 6 महीना हो गया, आप प्लीज आप सुन लीजिए जरा, आप कोर्ट का मॉनिटर के लिए ये सरकार ऐसे काम करती है कि कमेटी बना करके डाल देती है। ये पिछले 60 साल से हम देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद कितने और किसके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाई है और कितने लोग जेल में गए। एक दूसरी बात नहीं, आप कहा क्या है कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार जी सबसे पहले आपने कोल का मुद्दा उठाया, टूजी का उठाया, सीडब्ल्यूजी देखिए, इस मामले में मैं इसके मामले में मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें 100% बेहतर कांग्रेस रही है। कम से राजा को जेल भेजा, कलमुड़ी को जेल भेजा, उसने कलमाड़ी को जेल भेजा, उसने बहुत लोगों के ऊपर एफआईआर लिया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद किसी भी तरह का कोई भी एक्शन भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट लेते हुए नहीं। दूसरी बात, अब आते हैं काला धन पे। काला धन पे जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये तय करें कि काला धन का परिभाषा क्या है। जिन लोगों के अकाउंट वहां पे है, जिस फॉरेन बैंक में है, उनके ये नाम है, इतने पैसे हैं और इतने पैसे में से इतने पैसे ब्लैक मनी है। आपके पास तो ये आंकड़ा ही नहीं है। अभी पहले ब्लैक मनी का परिभाषा तो देश की जनता को समझाइए कि ये इतने पैसे पड़े हुए हैं और ये पैसा ब्लैक के हैं। क्या पता वो ब्लैक के हो ही ना। अगर कोई आदमी वहां पे पैसा रखा है, इसका मतलब वो ब्लैक का थोड़ी है। जयकांत जी, बहुत बुनियादी सवाल आपने उठाया है। दीपिका जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमें ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के G20 मिशन की। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के G20 मिशन की और उनके एजेंडे की जो उन्होंने बात कही है। तो बहरहाल गर्मा गर्म चर्चा ब्रेक पे जाने से पहले चल रही थी काले धन को लेकर के। जयकांत जी ने कुछ सवाल उठाए, दीपिका जी उसका जवाब देना चाह। दीपिका जी, जो जयकांत जी ने जो सवाल उठाया कि भाई आपने वादे किए थे कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, तो जेल तो किसी को भेजी नहीं गई है और कोई नया मामला भी भ्रष्टाचार का दर्ज नहीं हुआ है 6 महीने में, क्यों? देखिए यूसुफ साहब, उन्होंने जिन जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों का हवाला दिया, 2G स्कैम जो है वो कन्विक्शन की स्टेज पे पहुंच चुका है। FIR तो फर्स्ट स्टेज होता है। कोल माइनिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 213 माइनिंग कैंसिल कर दी है। ये तो सारे मामले वो हैं जिनकी जांच, जब कोर्ट ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सरकार कौन होती है FIR कराने वाली? ये सारे केसेस वो हैं जिनके बारे में, जिन पर जांच यूपीए सरकार के दौरान से चल रही थी। यूपीए सरकार में मंत्री थे, हमने शोर मचाया। यूपीए सरकार में मंत्री थे राजा को मंत्री पद से हटाया गया, जेल भेजा गया, उनके छापा भी पड़ा टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर। किसकी वजह से पड़ा? क्योंकि हम विपक्ष थे, हमने शोर मचाया कि ये घोटाला हुआ है। चलिए, ये तभी मीडिया जागी है। बात है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात, जहां तक क्या सिर्फ यही घोटाले हुए थे? नहीं, देखिए सुनिए, सब घोटालों पे जांच चल रही है, सब घोटालों पे चल रही है। सिंगलू रिपोर्ट दिल्ली की कहती है कि शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ में इन्वॉल्व है। क्या शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ में? सिंगलू रिपोर्ट ये कहती है कि शीला दीक्षित डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। वो रिपोर्ट को दिल्ली की सरकार बनेगी, दिल्ली की सरकार जैन जी बनेगी तो फिर उसके ऊपर भी एक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? राजकुमार चौहान पे भी होगा, शीला दीक्षित। आप ऐसे मत कहिए, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गवर्नर आपके हैं, गवर्नर किसी के नहीं है। दीपिका जी, हमने माना, हमें संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। वो हम आपकी बात पे भरोसा कर रहे हैं। शीला दीक्षित पे भी होगा, राजकुमार चौहान पे भी होगा, जितने जितने CWG में इन्वॉल्व अफसर हैं उन पे भी होगा, जरूर होगा। बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से आपने ये बात कही है, हम इसका नोटिस रखेंगे और वक्त वक्त आपको याद भी दिलाएंगे। होगा, हमें उम्मीद है कि ऐसा काम होगा। प्रोफेसर साहब, जो भी बात चल रही थी जिस पर जयकांत जी की बात पे दीपिका जी काफ़ी नाराज भी हुई, आपका क्या कहना है? क्या करप्शन पे उतनी मुस्तैद सरकार दिख रही है? जो करप्शन के खुले मामले हैं, जितना कि वादा किया गया था, जो बात कही गई थी लगातार के साथ आते ही सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, तो कोई नया केस तो दर्ज नहीं हुआ है? जो पुरानी जांच में कोई शक नहीं कि देखिए पिछले 5-6 महीने में अभी तक तो कोई नया केस लाया नहीं गया। मैं इस बारे में कुछ बात कहना चाहूँगा। देखिए, करप्शन एक विश्वव्यापी रोग है इस समय, और ख़ास तौर से जो विकसित देश, विकासशील देश हैं, वो लगभग सारे ही विकासशील देश ऐसे हैं जहाँ करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस करप्शन के मुद्दे को बीजेपी ने बड़ी सफलता से चुनाव में भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से पब्लिक के सामने उन्होंने बातें लाई हैं, और रामदेव जी ने और अन्ना हजारे के आंदोलन ने और सब ने मिलकर जो एक समा बांध दिया, तो पब्लिक को एक विश्वास हुआ कि हाँ, काला धन बाहर आएगा। लेकिन जो पिछले 6 महीनों में एक्शन हुआ है, उससे ऐसा नहीं लगता कि सरकार कोई बहुत गंभीर है। मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा। देखिए, जो लिस्ट आई वो भी पहले की लिस्ट है, उसके बाद कोई नई लिस्ट लाने की कोशिश नहीं की गई। आप ये कहते हैं कि सरकार दूसरे सरकारों से संधि की हुई है, इसलिए बाध्य है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप सिर्फ ये बात कह के नहीं हट सकती। अगर कोई राष्ट्र डिटर्मिंड हो कोई काम करने के लिए, में भी संधि थी, आपने ब्लास्ट किया। अगर आप डिटर्मिंड है कोई काम करने के लिए, तो ये कोई बाधा नहीं होती। और ये कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं, अगर कुछ बैंकों के साथ या कुछ सरकारों के साथ, आप थोड़ा वक्त दीजिए। वो तो बात ठीक है, लेकिन बात तो इस समय हो रही कि 6 महीने में क्या किया आपने? आप 10 साल तक शांत रहे। आप 10 साल तक शांत रहने की बात नहीं है, बात एक्शन की है। केवल 5 महीने पहली बात। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सरकार बहुत वेविंग रही है, मतलब उसने कोई बहुत सख्त एक्शन लेने की बात। आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि डे टू डे ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। डे टू डे गवर्नेंस में जहां भाई भतीजावाद को प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी भी मंत्रालय में एक वेबसाइट तैयार की गई है जहां आप रियल टाइम बात यहाँ कालेधन की हो रही है, आप उस बात को मत लीजिए। नहीं, आप मिक्सअप कर रही है आपको बात कालेधन की हो रही है, आप प्रशासन की नीतियों की बात कर रही है। कालेधन की बात
आते हैं दीपिका जी, उस पर हम आते हैं। आज का मुद्दा काला काले धन पर जो कुछ हुआ, काले धन पर जो कुछ हुआ, दीपिका जी जो चर्चा हुआ उस पर आप रहे हैं, आप तो दूसरी चर्चा में जा रही हैं। दीपिका जी, काले धन पर बात इसलिए उठी है कि जी समिट में जाने से पहले, G20 में जाने से पहले मोदी जी ने कहा है कि ब्लैक मनी हमारा मेन एजेंडा है। बता दिया है कि मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ तो ठीक है, उसके तमाम पहलू में बात हो रही है। क्या कदम उठा रही है सरकार? G20 के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि मोदी ने बहुत हिम्मत किया है कि इतने स्ट्रांग ग्रुप के आगे ये समस्या वो रखने जा रहे हैं कि इस तरह की समस्या से हम जूझ रहे हैं और बहुत सारे देश जूझ रहे हैं, और इसके लिए जो बड़ी ताकतें हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा काला धन गया है। आपको लगता है कि G20 में ये मामला प्राइम मिनिस्टर जब उठाएंगे और जो 20 देशों के साथ उनकी दो तरफा मुलाकात होगी, क्या उसमें भी ये मसला होगा और उससे काला धन जो विदेशों में फंसा हुआ है वो भारत लाने में मदद मिलेगी? इसमें मदद तो जरूर मिलेगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका अब होगा। अभी तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी उनको चैलेंज करें उनके आगे जाके। आज पहली बार ये भारत इतना साहस दिखा रहा है कि इतनी बड़ी ताकतों के सामने वो बोलेगा कि इस तरह से काला धन बाहर गया हुआ है, और जो विकासशील देश हैं विशेष रूप से उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और देखिए, ये बात हमें माननी चाहिए कि काला धन है विदेशों में जी। ये बात मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि देश में ही सारा काला धन है, विदेशों में काला धन नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो एस्टिमेट्स काले धन के आए हुए हैं विभिन्न एजेंसी से, और अमेरिकन एजेंसीज हो या यूरोपियन हो या वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी हो, बहुत बड़े पैमाने पर भारत का काला धन विदेशों में है जी। देश के अंदर तो है ही, बाहर भी है। देश के अंदर तो जो धन इन्होंने काले धन के रूप में देखा हो तो CAG ने भी रिपोर्ट कर दी, जो अपनी गवर्नमेंट की एजेंसी जब उन्होंने ही रिपोर्ट कर दी कि इतना बड़ा काला धन है। इसके बाद ही तो एक्शन हुआ, क्योंकि यूपीए सरकार ने भी जो एक्शन लिया वो मजबूरी में लिया, कोई उन्होंने अपने आप कुछ नहीं लिया। और अब भी जो सरकार काम कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उसने किया है। ये नहीं कि सरकार ने अपनी ओर से कोई पहल करके दिखा दिया कि हमने इतने देशों को लिखा है और इस तरह से आप हमारे साथ सहयोग कीजिए। ये तो मैं कहूंगा कि मोदी जी की हिम्मत है कि अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके जो बात प्रोफेसर साहब ने कही कि साहब G20 देशों के सामने इतने स्टालवर्ट नेता हैं, बड़े देश हैं, आर्थिक रूप से बड़े बड़े देश हैं, तो उनके सामने इस बात को उठाना एक बड़ी हिम्मत की बात है और पहली बार ऐसा हुआ है। तो इससे कितना आपको लगता है कि ये किस तरह से मददगार साबित होगा उस ब्लैक मनी को देश में वापस लाने के लिए? देखिए, पहली बार सार्वजनिक एक बहुत बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काले धन की जो विश्वव्याप्त समस्या है, जहाँ पे कुछ चंद लोग एक देश का पैसा अपने लिए रख लेते हैं और देश को कंगाल कर देते हैं। और इस ब्लैक मनी के जो कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लैक मनी होता है, एक रेड मनी होता है। जो रेड मनी होता है वो ये जो काला पैसा अगर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होए या फिर कुछ गलत एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होए, तो वो उस ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होए, नशे के लिए इस्तेमाल होए, तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं समझती हूँ कि एक ग्लोबल लेवल पे G20 समिट पे पहली बार किसी भारत के नेता ने खड़े होके जब ये बात करेंगे तो इसकी सीरियसनेस को वर्ल्ड लीडर्स समझेंगे और इसके ऊपर फिर अप्रोप्रिएट एक्शंस होंगे। देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमको अंतर्राष्ट्रीय हेल्प चाहिए ही चाहिए अगर हमको काला धन अपने देश में वापस लाना है। तो इसी के हेतु ये डिस्कशंस होंगी और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जहां G20 लीडर्स के सामने वो ये बात पब्लिक उस पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हमने माना कि उसे मदद मिलेगी। जयकांत जी, जो जिस तरह से G20 सम्मेलन में कल से शुरू होगा और 2 दिन चलेगा, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और वहाँ ठीक उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है जैसा अमेरिका जब वो गए थे तो उसी तरह का माहौल बनाया गया था। और तो क्या इस माहौल बनाने की ज़रूरत है और क्या वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनको अट्रैक्ट करके मोदी जी यहाँ इन्वेस्ट कराने के लिए उन्हें राज़ी करने में सक्षम होंगे? देखिए, हमारी जो पिछली भी सरकारें थी ना, वो एक प्रवासी भारतीय का यहाँ पे एक सेमिनार करती है साल में एक बार। लेकिन जिस स्तर पे अभी मोदी जी इस फॉरेन पॉलिसी को लेकर के गए हैं,
ऐसा पिछले काफ़ी सालों से दिखा नहीं कि ऐसा कोई फॉरेन पॉलिसी और ऐसा कोई विश्व स्तर पे सारे तमाम, अगर पाकिस्तान को छोड़ दें, थोड़ा सा चाइना को छोड़ दें, तो मेरे हिसाब से अभी पूरे विश्व भर में एक ऐसा अच्छा संदेश भारत के लिए जा रहा है। और भारत के लिए वो इसलिए अच्छा संदेश जा रहा है कि मोदी जी ने एक खुली सबको चुनौती दे दिया और खुली सबको आमंत्रण दे दिया कि आप आइए और मेक इंडिया, और आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग का है या चाहे पीपी मॉडल है या और भी बहुत सारी जो भी प्रपोजल है वो सब चाइना की तरह एक ओपन मार्केट लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जहां तक एनआरआई के, देखिए भारतीय लोग पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, जहां भी आप जाएंगे भारतीयों का भरमार। दो तरह के लोग, एक एनआरआई है, एक पीआईओ है। पीआईओ है, जो भी है वो बिजनेस के स्तर पे भी हैं, छोटे जॉब के स्तर पे भी हैं, बड़े स्तर पे भी है, बिजनेसमैन भी है, पूरे यूके, यूएसए, कनाडा और अमेरिका सब विश्व में फैले हुए हैं। तो इनके अंदर भी एक उत्साह जागा है, एक ऐसा उत्साह जागा है कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो वो उस कंट्री में उसी हिसाब से वो एक विस्तार चाहते हैं कि हमें भी हमारा भारतीय होने का पहचान इस मुल्क में एक बेहतर बने। वो कैसे बनेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि आप जाकर के ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो वहां के लोग जो है अपने विस्तार में सम्मान के साथ एक अपनी जगह चाहते हैं। जो मैं पहले बार आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक समस्या है कि वहां पे कुछ जो देखने को मिला था, हाँ, जैसे अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी का मसला हुआ है, चाइना के साथ एक बॉर्डर का मसला है, पाकिस्तान के साथ एक टेररिज्म का मसला है, तो ये सब चीजें हैं। नेपाल के साथ आपके मधुर संबंध है। तो कुछ ऐसे संबंधों को लेकर के एक पिरो करके और एक बेहतर भारतीय भविष्य को लेकर के अगर मोदी जी कुछ काम अगर बेहतर कर रहे हैं तो इनकी सराहना, तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो यूपीए 1 और यूपीए, बहुत जल्दी हमारे बहन जी नाराज हो गई, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी। अच्छाइयां क्या है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो भ्रष्टाचार, जो मैनिपुलेटिंग भ्रष्टाचार था, जो मिलजुल करके पॉलिसी के साथ भ्रष्टाचार, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी आने वाले इस सरकार में होने देंगे। छोटी मोटी सरकारें, जहां तक ब्लैक मनी का भाई साहब ने बात किया, आज के डेट में भी दिल्ली में ब्लैक मनी है। 2 करोड़ का फ्लैट 80 लाख रुपए में बिकता है, क्या वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए ब्लैक मनी नहीं है? तो आप इस पे कंट्रोल करने के, हम बार बार वो बात कहना चाह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता से कि आप बेसिक मुद्दा पे बात करें, महंगाई कैसे कम होगी, आंकड़े लाइए। आपकी सरकार बीजेपी की प्याज पे जा चुकी है, आप दोबारा महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप कितना भी बोल दीजिए। दूसरी चीज में ये बात करें, इंडिकेटर आए हैं कि प्राइस इन्फ्लेशन, देखिए आप मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास 7.5% से नहीं। दीपिका जी, यूसुफ साहब, जो आंकड़े आए हैं वो तो कम से कम बताइए। टेक्नोलॉजी बता दें, देश की जनता को टेक्नोलॉजी बताएं कि ये महंगाई इस वजह से कम हुई है, वो बताएं। ये जानना तेल और डीजल के रेट कम हुए हैं, सब्जियों के रेट कम हुए हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल गांव के लोग नहीं खाते पीते हैं। इन्फ्लेशन महंगाई के ऊपर क्यों नहीं खाते पीते हैं? डीजल और पेट्रोल डाला है, आगे पेट्रोल डाला है आपने। नहीं, आपको बताना पड़ेगा भ्रष्टाचार को लेकर। जयकांत जी कहना चाह रहे हैं, जयकांत जी, जो जयकांत जी कहना चाह रहे हैं और बाकी पैनलिस्ट भी, इससे पहले भी कई दिन पहले भी चर्चा हुई थी। बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 2 हफ्ते में कम हुए हैं, 3 हफ्ते में कम हुए, 4 बार टैक्स बढ़ा दिया, 2 रुपए कुछ पैसे बढ़ा भी है टैक्स। तो सवाल यह है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे उस वक्त तमाम बुनियादी चीजों के दाम भी बढ़े, दूध के दाम लगातार बढ़ गए, पेट्रोल के दाम अगर 10 रुपए कम हुए हैं तो इसी बीच दूध के दाम भी 5-7 रुपए बढ़े हैं और बहुत सारी चीजों की एमआरपी बढ़ गई, सब्जियों के दाम बढ़ गए, तो वो दाम कम नहीं हुए हैं। किसी एक आइटम पे एमआरपी कम हुई तो आप बता दीजिए। एक मिनट एक बात कहना चाहेंगे। सब्जियों के दाम इसलिए कम हुए हैं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये हरी सब्जियों का मौसम है। यूसुफ जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। डीजल कम हो तो जी, मैं एक बात, देखिए एक टेक्निकल बात है, मैं कहना चाहूँगा। जो इंडेक्स बनता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स में, इसमें सब चीज़ों के वेट, एक मिनट आप बात तो सुनते नहीं, जो वेटेज दिया जाता है डिफरेंट कमोडिटीज़ को, उससे जाकर टोटल पिक्चर रिफ्लेक्ट होता है कि ये परसेंटेज कम हुआ है, परसेंटेज ज़्यादा हुआ। तो उसमें इन चीज़ों का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं, जो बहुत ये सब्जी है और इन चीज़ों का, तो इसकी वजह से होता ही है। आप एक मिनट बात सुनिए, इसी बात आप है, नवंबर में नया आलू आएगा तो रेट कम होगा ही होगा, गोभी। अब वो जो पदार्थ, जो कंज्यूमर आइटम्स डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड हैं, जैसे दूध है, सब्जी है, फल है, ये सब चीज़ें हैं, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ है ना।
अब इसका उतना वेटेज उसमें नहीं है, तो रिजल्ट ये होता है कि इन चीज़ों के प्राइसेस बढ़े ही हुए हैं, बाकी चीज़ों के दाम घट गए हैं, तो इसलिए जो टोटल इंडेक्स आपके सामने आता है वो कम आता है। तो लगता है कि उसी तरह का है कि आपकी मेरी सुरजीत जी की सैलरी मुकेश अंबानी की सैलरी के साथ जोड़ दीजिए और उसका अमृत प्रधान के साथ सबकी सैलरी बढ़ा दीजिए। पब्लिक के ऊपर टोटल नेट इन्फ्लुएंस हो रहा है, पब्लिक को अभी रिलीफ नहीं महसूस हो रहा है, इसलिए सरकार को इस मामले में सेंसिटिव होना चाहिए। मैं इसमें खाली ये बात लेके कहने से कि इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखिए कि वहाँ पर क्या हुआ। अगर ग्राउंड लेवल में फर्क नहीं पड़ रहा है तो वहाँ स्टेप लेने चाहिए। और देखिए इसके लिए सरकार सक्षम है, मैं मानता हूँ सक्षम इसलिए है कि आप ब्लैक होल्डिंग क्यों होने देते हैं। आप जो लोग गल्ला स्टोर करके रख लेते हैं, सब्जियां स्टोर करके रख लेते हैं या आलू भंडार में भर के रख लेते हैं, रिलीज नहीं करते, आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? इसमें हम एक इस तरह के एक्शन जब तक आप प्रशासनिक नहीं लेंगे हम ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म क्या है। आपको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम तो देश की जनता ये जानना चाहती है, कम हो गई, ज्यादा हो गया, पिछली सरकार, अगली सरकार, आप सत्ता में आ चुके हैं और सत्ता में इन तमाम मुद्दों को लेकर के देखिए, आप एक बार अगर आपका 10 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो समोसा 5 रुपए से 7 रुपए होता है। गांव के लोग गरीब हैं, ये छोटे 5 रुपए 7 रुपए के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक बार अगर समोसे का दाम अगर 7 रुपए हो जाएगा, फिर 6 रुपए नहीं होगा। तो आप महंगाई को जो बढ़ा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म सामने देश की जनता के सामने इनसे जवाब दे ले, फिर बात करें। जय जी, ऐसा है जहां तक मैकेनिज्म समझाने की बात है, ये तो टीवी चैनल्स पे समझाया नहीं जाता, ये प्रशासनिक मामले हैं कंप्लीटली, और सरकार की नीतियां टेलीविजन चैनल्स पे बोली नहीं जाती, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप मार्केट जाते हैं और कहते हैं कि सब्जियों के दाम कम हुए, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं रोकना चाहूंगा, ये आपने बहुत गलत और अपनी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बात कही है कि नीतियां टीवी चैनल पे नहीं बोली जाती। आप एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात करती हैं और एक तरफ आप इस तरह की बात करती हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर आपको चाहिए, ये मेरे ख्याल में ये स्वच्छ भारत अभियान तो टेलीविजन पे ही चल रहा है, टेलीविजन पे चल रहा है। जो चीज आपको सूट करती है वो टेलीविजन पे आप करेंगे, जो चीज आपको सूट, जो चीज आपके पास नहीं है वो टेलीविजन पे आप नहीं दिखाएंगे। बोलना ठीक नहीं है कि जो हमको सूट करता है जो आपने बोला वो ठीक है। बोलते हैं, देखिए क्यों जनता को जहाँ चुभता है, जो अभी बोला, जो दीपिका ने बोला अभी टीवी पे नहीं बताया जाता, क्या इससे सहमत है आप? वो पूछ रहे हैं कि मैकेनिज्म बताइए। मेरे ख्याल से दीपिका जी ठीक से तैयारी करके आई नहीं है, क्योंकि आपकी बात गलत मुझे जो ऐसा लगता है, दीपिका जी जरा सुने आप, नीतियों का सवाल, आपने नीतियों पर सवाल उठाया, तो मुझे ऐसा लगता है अब तक की जो चर्चा हुई है उससे अगर ये संदेश जाए श्रोताओं को कि ये सरकार बिल्कुल निठल्ली है, कुछ काम नहीं करे, वो गलत होगा। सरकार कुछ काम बिल्कुल कर रही है, और जहां तक नीतियों का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जीएसटी की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये नीति के अंतर्गत आता है। ये बात हो रही है कि शीतकालीन सत्र में ये पार्लियामेंट में लाया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो व्यापारी है, व्यवसायी है, वो इतने त्रस्त होते हैं इस इंस्पेक्टर राज में कि उसी से तो कितना ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है। तो इस वजह से जब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, तो जब हमारे देश में व्यापार करना, व्यवसाय करना आसान हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है बाहर से काफी सारा पैसा आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि लालच जो है वो इंसानी फितरत है, लेकिन लालच दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो लालच कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, और एक वो लालच कि मुझे पैसे की इतनी ज्यादा तलब है कि इसके लिए मैं मर्डर भी कर सकता हूं। तो ये जो दूसरा किस्म है, जो ये रेड मनी की बात कर रही थी, वो उससे जनरेट होता है कि टेररिज्म में वो पैसा जा रहा है, ड्रग्स में वो पैसे जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन जो उससे कम हानिकारक जो लालच है, उसका मुझे लगता है कि इस सरकार के पास हल है। तो हर रोज मैं अखबार में पढ़ता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक कदम ये उठाया था, सब्जियों की बात हो रही थी, कि जो किसान है वो बगैर एपीएमसी मार्केट के डायरेक्ट बेच सकता है अपना सामान कंज्यूमर को। लेकिन मुश्किल ये है कि किसान को बेचने की कला आती नहीं है, वो बनिया नहीं है, वो सिर्फ पैदा कर सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा कि किसान पूरे फूड चेन को समझ ले, किस तरह से कहां पर दुकान वो लगा सकता है, किस तरह से कस्टमर से डायरेक्ट डील कर सकता है। तो देखिए, जैसे हम लोग 80-90 रुपए की जो दाल खरीदते हैं, बेचारे किसान को मुश्किल से 15 रुपए जी, और बीच के सारे पैसे बिचौलिए ले जाते हैं। थोड़ा सा तो ये मूलभूत अगर बदलाव आएंगे तो दाम भी कम होंगे। जी देखिए, मैं इसमें एक थोड़ा सा बात और भी ऐड करना चाहता हूं। जहां तक कि किसान की बात की है,
आजकल क्या है कि किसान की भी काम करने का और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं इनकी भी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अभी क्या है कि जो फ्रूट का मार्केट अगर श्रीनगर में कोई पेड़ लगाया हुआ है तो यहाँ का बिजनेसमैन जाकर के पूरा उनका जो एकड़ में बागी खरीद लेते हैं। तो किसान का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, उसने तो अपने पौधे का पैसे ले लिया। जो ट्रेडिंग है। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है कि जो टमाटर अगर गांव में 10 रुपया बिकता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से 10 किलोमीटर बिकता है, वो दिल्ली में आता है तो 40 रुपए हो रहा है। तो ये 30 रुपए का मार्जिन क्या पेट्रोल के बढ़ने से हुआ? पेट्रोल के बढ़ने से तो होगा नहीं है। तो मैं तो यही बार बार हम कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि उस बेसिक मुद्दे पे आप आइए। एक बार आपका प्याज पे सरकार जा चुकी है, और अगर वो जा चुकी है इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है उसको पकड़ने के लिए। इसमें वहां पे जाकर के कौन का बैठे मुद्दा उठाया कि साहब पूरा बाग खरीद लिया जाता है, चाहे वो इधर सब्जी की हो, फलों की बात हो। जाके उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ कि जिनके कश्मीर में या श्रीनगर में 5-5 साल की लीज उन्होंने ली हुई है। तो क्या ये जो फिनोमेना आया है, तो क्या बड़ी मछलियों के, बड़े लोगों के छोटे काम में कूदने से ये चीजें पैदा हुई हैं? यूसुफ साहब आपने बहुत बड़ी बात कही, जो बड़ी मछलियों में कूदने से ही आया है। देखिए, जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई और पेप्सी ने पंजाब में टमाटर की फसल के लिए पूरे के पूरे खेत को बुक कर दिया। साल भर 2 साल 3 साल का किसानों से कांटेक्ट कर दिया कि पूरी सप्लाई हम लेंगे और इतनी दाम, इतनी कीमत आपको देंगे। अब उसके बाद अगर वो 10 रुपये में टमाटर खरीदते हैं, वो उसको 50 रुपये में बेचते हैं, तो उनको रोकने वाला उनकी मोनोपोली है। हाँ, तो ये जो मोनोपोली की स्थिति आ रही है उसमें किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जो बीच के हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब जैसे ये जो बात की जा रही है कि बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स को हम खोल देंगे और उनको परमिशन दे देंगे कि हिंदुस्तान के कोने कोने में धीरे धीरे वो फैल जाएँ, तो इसमें होगा क्या? इसमें जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इनको बहुत बड़ी इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है और जितना सेल यहाँ जनरेट हो सकता है वो दुनिया में अब आज की तारीख में कहीं नहीं सेल। अभी आपने देखा कि कुछ कंपनियों ने ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग करने, और एक दिन में 600 करोड़ 700 करोड़ का बिजनेस हुआ। और जो मीडियम दर्जे के व्यापारी है वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में कोई शहर ऐसा नहीं कि जहाँ उतना बिजनेस जनरेट हो सके जितना दिल्ली में। महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम दीपिका जी के पास लौटते हैं। दीपिका जी, जो 2 बुनियादी सवाल उठाए, जयकांत जी ने उठाए, प्रोफेसर साहब ने बात कही, इसका क्या हल है और क्या हल इसका हो सकता है? सरकार इसका हल निकालने पर कितना गंभीर है? कौन सी बुनियादी बातें? बुनियादी एक तो बात ये बताई कि साहब जो किसान को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है वो बेसिकली नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ में चीजें है ही नहीं, किसान से ट्रेडर ने ले ली है। और दूसरी बात जो ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक मसला है, उसके बाद सड़कों पर काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते की बात है कि भाई हमारा पूरा धंधा चौपट हो गया है, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो हमारे लिए सरकार कुछ क्या? यूसुफ साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा है ऑनलाइन का, जहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी नहीं मिलता है। और जो हमारे जो दुकानदार हैं, नॉर्मल दुकानदार जिनकी ईंट और सीमेंट की दुकान है और जो इतना भारी भारी किराया देते हैं, उनका इतना नुकसान होता है। तो सरकार इसके ऊपर सीरियसली एक पॉलिसी ला रही है। दूसरी बात है कि जहाँ तक महंगाई का है और किसान का मुद्दा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बिचौलियों को ख़त्म करने वाली बात है, तो अभी जो मेन बजट आएगा उसमें हमारी सरकार बहुत सीरियस है। कुछ एक मूल बातें लेके हमारी सरकार चल रही है कि आने वाले समय में ये खुदरा मार्केट है, होर्डिंग है, इसको कम्प्लीटली रोकना है, कम्प्लीटली बंद करना है और बिचौलियों को बीच में से हटाना है, ताकि किसान को उसका रेट मिल सके और पब्लिक को डायरेक्ट मिल सके, कम भाव में मिल सके। दूसरी बात यह है कि सरकार ने पिछले महीनों में बहुत सारे कदम उठाए हैं। होर्डर्स पे उन्होंने बहुत रेट्स भी करवाई थी, जिस समय प्याज और टमाटर बहुत पीक पे चल रहा था। जगह जगह मदर डेयरी के आउटलेट्स पे उन्होंने सामान भी रखवाया था, सब्जियां भी रखवाई थी कि पब्लिक को मिल सके। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चलते चलते हम चर्चा कर लेते हैं। जो फूड सिक्योरिटी बिल पर अमेरिका का जो रवैया बदला है, उससे हमें किस तरह देखना चाहिए? और जब ये फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा था तो तब कई सरकारें, जो कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इस तरह की योजना चल रही है, इसलिए हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर WTO में इसका विरोध नहीं हो रहा है और अमेरिका इस मुद्दे पर साथ आ गया है, तो क्या माना जाना चाहिए कि साहब भारत में कोई भी आदमी भूखे पेट नहीं सोएगा? नहीं, देखिए, ये तो नहीं कर सकते, कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि मोदी की ये बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने अमेरिका को इस मामले पर झुका दिया और अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया
कि आपकी गवर्नमेंट फूड स्टॉक कर सकती है, फूड प्रोक्योर कर सकती है और गरीबों को सब्सिडाइज रेट पर दे सकती है। मैं समझता हूँ ये कोई मामूली सफलता नहीं है जी। और ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो गया कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समझौता इस मामले में नहीं होता तब तक विकास ये जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं वो अपनी फूड सिक्योरिटी का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो जयपाल जी क्या इसका एक लाभ ये होगा कि अगले 4-5 सालों के अंदर अगर सरकार वाकई सीरियस कदम उठाए इसमें तो फूड का मामला बहुत कुछ हल हो जाएगा और कम से कम जो बात आपने कही है कोई भूखा पेट नहीं सोएगा, ये व्यवस्था हो सकती है संभव। फूड सिक्योरिटी बिल के दायरे में जितने लोग आते हैं क्या माना जाना चाहिए कि साहब इस फैसले के साथ जो एक बड़ी कामयाबी सरकार की है, एक उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं देखिए, कोई अगर अच्छी पॉलिसी आ रही है तो उसका हमें स्वागत भी करना चाहिए। एक चीज, कुछ चीजें तो मोदी साहब का, देखिए मोदी साहब जब सत्ता में नहीं थे और जब भारतीय जनता पार्टी का प्रमोशन कर रहे थे भारत में घूम घूम करके, और अहमदाबाद से उड़ान भरते थे, 4 रैली करते थे और फिर शाम को जा करके, तो शाम को टेलीविजन पे भी ये आकर के बोलते थे कि हमने गुजरात में ये काम किया जिससे ये लाभ हुआ, हमने ये काम किया, वो गिनाते थे। मेरा ये मानना था कि देखिए बहुत अच्छा गवर्नेंस है, ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होने की तरफ दिख रहा है कि एक जो मैनिपुलेटिंग भ्रष्टाचार है ये शायद भारत सरकार से खत्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है। मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो जब आने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, हाँ, कि हम सर उठा करके जिए, सर झुका करके ना जिए, आंखों में आंखें मिला करके जिए। जब आप एक मजबूत होते हैं तो सामने वाला भी उसी हिसाब से डायलॉग करता है। तो आप अगर मजबूत हैं तो बेहतर रिश्ते भी बनेंगे और बेहतर काम भी होंगे। भ्रष्टाचार क्योंकि हर एक चीजें होती है। क्या ये जो बात मोदी जी ने पीएम बनने के बाद ये बात कही थी कि हम देश को उस मुकाम पे लाएंगे जहां हम सबसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, कोई बड़ा छोटा किसी के सामने नजरें झुका, क्या ये उसी पॉलिसी का नतीजा है कि अमेरिका को फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दे पर झुकना पड़ा? आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या द्विपक्षीय स्तर पे जब बहुत सारे चीज़ों का ट्रेड होता है तो वहां पर आप किसी एक मुद्दे को लेकर बैठ नहीं सकते कि जनाब आप ये अगर हल नहीं करेंगे तो बाकी तरफ भी बात नहीं बढ़ेगी। तो भारत इतना एक बड़ी ताकत की तरह उभर रहा है, सिर्फ WTO नेगोशिएशन की वजह से उसको रोक के रखा जाए ये किसी के फायदे में नहीं था। और मैं मोदी जी की बहुत सराहना करता हूं इस बात से कि पहले दिन से उनकी जो विदेश नीति सामने आई वो साफ साफ ये कह रहे थे कि ये जो फूड वाला जो मामला है इसमें हम नहीं झुकेंगे, और अंत तक उन्हीं की जीत हुई, उन्हीं की बात मानी गई। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हमारे देश में जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये बिल्कुल सक्षम नहीं है, बिल्कुल एक बेकार ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने चुनौती जीत ली है, लेकिन उसे राष्ट्रीय स्तर पे जीतना बहुत मुश्किल है। जो पीडीएस सिस्टम माइक्रो लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो ठीक, आप देखिए कि कितना खाद्यान्न सड़ता रहता है, गोदामों में जगह नहीं है। और बड़ी शर्म की बात है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इतना सड़ गया, दिया क्यों नहीं, और मंत्री से कहते हैं हम बांट नहीं सकते। और दीपिका जी इसी के लिए आपकी सरकार आई, क्योंकि जिस सरकार ने ये बात कही थी कि हम बांट नहीं सकते उसको जनता ने घर बैठा दिया है। अब आपकी सरकार आई है तो ये चैलेंज कैसे, विदेशों में तो जीत लिया, देश में कैसे जीत? जी यूसुफ साहब, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS में जितनी लीकेजेस होती हैं और गरीबों को अन्न नहीं मिलता और करप्शन जितनी जिस पैमाने पे होती है, उसी के लिए ही सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इंट्रोड्यूस की है। और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, जहां घर घर में बैंक अकाउंट्स पहुंचाने हैं, और अब तक आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा इतने सारे अकाउंट्स खोल दिए गए हैं। जो हमारा लक्ष्य 15 जनवरी तक का था, उससे पहले भी वो लक्ष्य मेरे ख्याल से 3 करोड़ खाते खुल गए, 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ खाते खुल गए। खाते खुलने से आप देखिए 67 साल हो गए थे देश को, और 50% ये है कि वो मामला उस तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया दीपिका जी, और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में, महत्वपूर्ण चर्चा में सब लोगों ने साथ दिया, सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस G20 सम्मेलन को भारतीय मीडिया ग्रुप में भारत की बढ़ती ताकत के रूप में देख रहा है, और भारतीय प्रधानमंत्री का भी यही मकसद है कि भारत अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने के लिए इस ग्रुप से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल कर सके। अब मोदी को कितनी कामयाबी मिलती है इसका इंतज़ार सभी को है। तो आज न्यूज़लाइन में इतना ही, सोमवार को फिर मुलाकात होगी कुछ किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।